नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी, लेकिन देश के बाहर से, सीमा पार से भी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिशें रची जा रही, और इसका खुलासा यूपी एटीएस के प्रदेश के कई शहरों से की गई रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद जिस साजिश का खुलासा हुआ, उसके मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले बड़ी तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी के अलग अलग शहरों में बसाने की तैयारी की गई। पिछले कुछ दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की पैनी नजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे, गैर कानूनी कामों में लगे हुए उन रोहिंग्या मुसलमानों पर जम गई है जो बॉर्डर से घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को गहरा कर रहे हैं। – 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी कई शंकाओं को बढ़ा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी इलेक्शन से पहले रोहिंग्या मुसलमानों को प्रदेश में बसाकर बड़ी साजिश रचने की तैयारी की गई है। खबर यह भी है कि साजिश का यह पूरा ताना बाना सीमा पार से बुना जा रहा है। यूपी में गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमानों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह तैयार किया जा रहा है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश की भी जांच की जा रही है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर रोहिंग्या के घुसपैठ के पीछे असली वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सीमा पार से कोई साजिश रची जा रही है? क्योंकि अचानक जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से भी रोहिंग्या घुसपैठियों की साजिश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई शुरू की गई, और इसी का नतीजा है कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश से 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, उन पे लगातार सतत निगरानी की जाती है, और जैसे बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं, इनके लिए अन्य जो हमारी केंद्रीय एजेंसी हैं उनसे भी हमें इनपुट मिलता रहता है, और हमारी अलग से जो स्पेशल एजेंसीज़ हैं अपने स्टेट की, वो भी लगातार इस संबंध में इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है, और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर शिकंजा कसने की शुरुआत कहां से हुई। एटीएस ने इसी साल 6 जनवरी को संत कबीर नगर जिले के समर्थन गांव में बसे रोहिंग्या अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया। इसके बाद 28 फरवरी को अलीगढ़ के कमेला रोड पर रह रहे मोहम्मद फारूक और हसन को पकड़ा गया। फिर फारूक के भाई शाहिद को 1 मार्च को उन्नाव से पकड़ा गया। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को प्रदेश में छिप कर रह रहे कई रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों पर प्रदेश में शिकंजा कसने की शुरुआत की गई। इसके बाद यूपी एटीएस ने गाजियाबाद से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया। आमिर हुसैन और नूर आलम की गिरफ्तारी यूपी एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ करवाने के ये दोनों मास्टरमाइंड थे। फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों को ये भारत लाया करते थे। गिरफ्तार हुए इन अपराधियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। आमिर हुसैन नाम के एक वेंडर का नाम भी सामने आया है, जो अवैध तरीके से रोहिंग्या नागरिकों की भारत में
एंट्री कराता है। जानकारी के मुताबिक ये वेंडर दिल्ली के खजूरी खास इलाके से ऑपरेट करता है। ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि ये काफ़ी लोगों को बाहर से ला के यहाँ पर विभिन्न जगहों पे एडजस्ट कराते हैं, उनको नौकरियाँ दिलाते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और इन पे सतत निगरानी रखी जाती है और गिरफ्तारियां भी की जाती हैं और इनको कन्विक्शन कराने का, प्रोसिक्यूट करके और फिर देश भेजने के भी, इनको वापस भेजने के भी पूरी कार्रवाई चल रही है। फिलहाल अभी साजिशों के खुलासे शुरू हुए हैं, लेकिन जिस तरह से इन रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में बसाने की साजिश की जा रही है, उसके पीछे किसका हाथ है और साजिश करने वालों का यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से क्या संबंध है, यूपी एटीएस इसकी जांच में जुटी है। अरुण मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी के अलग अलग जिलों से हो रही रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी के बाद से यूपी एटीएस धीरे धीरे साजिशों के तार खोल रही है। लेकिन गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमानों से एक चौंकाने वाली जानकारी भी मिली, जिसके मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को पीएफआई भी संरक्षण दे रही। रोहिंग्या मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के कई जिलों से गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए साजिश की हर एंगल से जांच की जा रही है। यूपी एटीएस ने इस साजिश का भी भंडाफोड़ किया है। आखिरकार किस तरह रोहिंग्या मुसलमान भारतीय लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और एजेंसियों के लिए इनको पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है और किस तरह रोहिंग्या को एक वोट बैंक की तरह तैयार करने की साजिश रची जा रही है। यूपी एटीएस ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। ये खुलासे ये भी बताते हैं कि साजिश रचने वालों की जड़ें कितनी गहरी हैं। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद एटीएस सूत्रों की माने तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में ठिकाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी को फर्जी तरीके से राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर स्थायी सदस्यता दिलवाने की साजिश है, ताकि विधानसभा चुनाव में इनकी भागीदारी हो सके और एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो सके। इसके लिए इन्हें अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। रोहिंग्या मुसलमानों पर यूपी एटीएस के खुलासे के मुताबिक रोहिंग्या यूपी के लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। रोहिंग्या मुसलमानों ने सरकारी दस्तावेज भी बनवा लिए हैं। रोहिंग्या के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं और इन्हीं सरकारी दस्तावेजों की मदद से ये रोहिंग्या मुसलमान चुनावों में वोटिंग भी करते हैं। वर्तमान में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यास पे विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और जिसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ रहे हैं और लगातार यहाँ लोग अवैध रूप से रहने वाले लोग तथा यहाँ के सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने के उद्देश्य से उन लोगों ने कुछ दस्तावेज भी बना रखे हैं। ऐसे लोग भी मिले हैं जो कि ये काफ़ी लोगों को बाहर से ला के यहाँ पर विभिन्न जगहों पे एडजस्ट कराते हैं, उनको नौकरियाँ दिलाते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और इन पे सतत निगरानी रखी जाती है और गिरफ्तारियां भी की जाती हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यूपी में ठिकाना बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये फर्जी सरकारी दस्तावेज ही हैं, जिनकी वजह से भारतीय आबादी के बीच ये आसानी से घुल मिल जाते हैं। बाद में इनका इस्तेमाल इनकी घुसपैठ करवाने वाले अपने हिसाब से करते हैं और बड़ी संख्या में घुसपैठ के बाद अब रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ा वोट बैंक भी बनते जा रहे हैं, जिनका इस्तेमाल यूपी चुनाव में किया जा सकता है। इसके लगातार प्रयास चल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर कई राजनीतिक दल के नेता, कई मुस्लिम नेता इसके लिए प्रयासरत हैं कि इनके सरकारी दस्तावेज तैयार किए जा सके, वोटर लिस्ट में इनका नाम आ सके, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड ये सब इनके बन सकें, जिससे कि इनका खुलकर प्रयोग
चुनाव में किया जा सके। रोहिंग्याओं को, क्योंकि ऐसे कुछ लोग जो कि देशद्रोही हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को इतनी आसानी से सरकारी दस्तावेज कैसे मिल जाते हैं। तो इसके पीछे वो हैंडलर हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से इनकी घुसपैठ भारत में करवा रहे हैं। कई बार ये हैंडलर सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर तो कई बार फर्जी दस्तावेज बनाकर रोहिंग्या मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट में डलवा रहे हैं। रोहिंग्याओं के लिए सरकारी दस्तावेज उपलब्ध करवाने का ठेका इस प्रकार के वेंडर लेते हैं, स्थानीय नेता लेते हैं, जो इनको पंचायत चुनाव में इनका दुरुपयोग करते हैं। वही सरकारी दस्तावेज बनवाने में पूरा सहयोग करते हैं। ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई नेशनल सिटीजन रजिस्टर आज तक नहीं बना है। कोई भी कहीं से घुस सकता है और देश के ये सब महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेख अपने नाम में कर सकता है। साफ है, रोहिंग्या के उत्तर प्रदेश में साजिश के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब सुरक्षा एजेंसियां धीरे धीरे इस नेटवर्क को तोड़ने और यूपी में छिप कर रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को तलाश करने की कोशिश में जुटी हुई है। अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। बाल बच्चा लेकर हमारा शिफ्टी कहां? जी हाँ, घुसपैठ भी कर लेते हैं और सरकारी दस्तावेज भी बना लेते हैं, इसीलिए आपको शक नहीं होता है। लेकिन अलग अलग जिलों से उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों की जब गिरफ्तारी हुई, यूपी एटीएस ने जब धीरे धीरे साजिशों के तार खोले, तो रोहिंग्या मुसलमानों के एक चौंकाने वाली जानकारी भी मिली। और इस जानकारी के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को पीएफआई का संरक्षण भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएए के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें आपको याद होंगी। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के कई हिस्सों में हुए इन हिंसक प्रदर्शनों में भी रोहिंग्या मुसलमानों की भूमिका सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा भड़काने के आरोप में पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें कई रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे। एटीएस की पड़ताल में सामने आ रहा है कि रोहिंग्या को पीएफआई संरक्षण दे रही है। अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनमें यूपी सबसे अहम है। दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को चुनाव से पहले यूपी में बसाकर वोटर बनने का टास्क भी दिया गया है। खुफिया एजेंसियों की नजर अब पीएफआई और रोहिंग्या कनेक्शन पर भी है, क्योंकि सीएए विरोधी प्रदर्शनों में पीएफआई ने भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल किया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएए विरोधी हिंसा के आरोप में यूपी के कानपुर में रोहिंग्या की किस तरह से बड़ी भूमिका थी। सीएए के विरोध में कानपुर हिंसा के आरोप में कई रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद उमर सैयद, अब्दुल हाशमी, फैजान मुमताज हिंसा के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इसके अलावा मोहम्मद वासिम और सरवर आलम भी हिंसा के आरोपी थे। इन रोहिंग्याओं के पीएफआई के संपर्क में होने का दावा किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और भी कई गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस बात की भी पूरी आशंका है, चुनाव में गड़बड़ी के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल यूपी एटीएस ने जिन रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में सामने आया कि कई रोहिंग्या अपने बांग्लादेशी रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर रहने आए थे। उनकी तरह हजारों रोहिंग्या यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जिनके बांग्लादेशी रिश्तेदार काफी पहले से यहाँ मौजूद हैं। बांग्लादेशियों को यहाँ की स्थानीय भाषा भी आती है और उनके रहने पर कोई रोक टोक भी नहीं है, इसलिए वो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं। लेकिन भाषा की वजह से पकड़े जाने के डर से शुरुआत में आने वाले रोहिंग्या यूपी के गांवों में रहने का ठिकाना बनाते हैं और पहले से रह रहे बांग्लादेशी इन्हें यह ठिकाना दिलवाते हैं। ज्यादातर रोहिंग्या नागरिक यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों या उससे सटे छोटे कस्बों में रह रहे हैं, लेकिन अब यूपी एटीएस इनकी पहचान करके इनकी गिरफ्तारियां कर रही है। ये लोग अपना नाम बदल के छद्म नामों से भी रहते हैं। ऐसी जगहों पे जहाँ पर कि ये लोकल पॉपुलेशन के साथ मिक्स कर जाते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। तो ऐसी जगह अपने यहाँ भी और बाहर के प्रदेशों में भी इस पे अभियान चलाया जाता है।
लेकिन मैं केवल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा और ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके लिए विशेष अभियान पुलिस मुख्यालय के द्वारा, शासन के द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ चलाया जा रहा है और लगातार हम इसमें गिरफ्तारियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस रोहिंग्या की गिरफ्तारी के साथ साथ अब रोहिंग्या मुसलमानों को वापस बांग्लादेश और म्यांमार भेजने की तैयारी भी कर रही है। जैसे जैसे यूपी में रोहिंग्या के नेटवर्क का खुलासा होगा, वैसे वैसे यूपी विधानसभा चुनाव की रोहिंग्या साजिश से जुड़ी और भी कई सच्चाइयां सामने आ सकती हैं। अरुण मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.